Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। अब चुन्यू और छिंग्यो दोनों यूनिवर्सिटी आ गई होती हैं। दोनों स्टिल काओशुआन के सस्पिशियस होने को डिस्कस कर रही होती हैं और इस बार उनकी शक की वजह ये है कि अगर काओशुआन उनका सब्स्टिट्यूट टीचर है तो जब भी वो उनसे मिलता है तो ये सब बताता क्यों नहीं। अब चलते चलते उनके सामने वो ही यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग 19 आ जाती है। छिंग्यो को अब अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन चुन्यू को तो बिल्डिंग 19 के हिडन राज जानने थे, इसीलिए वो अंदर ही चली जाती है। अंदर का सीन देखकर और भी ईरी फील आती है। जगह सुनसान, वीरान, पुरानी किताबों से भरी हुई और हर जगह कोबवेब्स होते हैं, जैसे कोई सालों से यहाँ प्रॉपरली आया ही ना हो या फिर सब कुछ जानबूझकर इसे छोड़ा गया हो। चुन्यू एक किताब उठाकर देखने ही वाली होती है कि तभी किसी की अंदर आने की आहट सुनाई देती है। वो काओशुआन होता है। काओशुआन के प्रिंसिल भी बिल्कुल चुन्यू जैसे ही हैं। वो भी यहाँ अकेला इन्वेस्टिगेशन के लिए आया होता है। चुन्यू छुप के उसे देख रही होती है। काओशुआन एंटर करते ही समझ जाता है कि कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो फौरन एक्सपोज नहीं करता। वो हल्की सी आवाज में खुद से कहता है कि मॉडलिंग और मेजरमेंट सब गलत हैं। फिर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो जा रहा हो। वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और चुन्यू भी उसके पीछे होती है और अब वो लोग यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तक आ जाते हैं। यहाँ काओशुआन को लगता है कि उसने चुन्यू को पकड़ लिया है, लेकिन ये तो न्यान सुलान निकलती है जो उसे आज रात होने वाले वेलकम पार्टी का इनविटेशन देने और स्पीच में उसकी हेल्प लेने आई थी। अब उसको जवाब देकर वो वहाँ से चला जाता है और चुन्यू फिर से उसके पीछे लग जाती है। उधर छिंग्यो डॉर्म वापस आती है और अचानक उसे एक पैकेज मिलता है। जब छिंग्यो उस पैकेज को खोलती है तो उसके अंदर एक 3D ग्लासेस होते हैं। दूसरी तरफ छिंग्यो पीछा करते करते अब कैंटीन तक आ गई होती है। यहाँ पवन की मुलाकात पहली बार फेस टू फेस छिंग्यो से होती है। वो र्यूमर्स की वजह से इतना डरा हुआ होता है कि उसके सामने भी अजीब बातें करता रहता है और यहाँ तक कि उसे लाइन में आगे जाने भी देता है। उसके हाथ में छिंग्यो वो ही 3D ग्लासेस नोटिस करती है जो भी थोड़ी देर पहले छिंग्यो के पास भी थे। पवन बताता है कि ये फ्री में उसे मिला है क्योंकि कंपनी वाले प्रमोशन वर्क और टेस्टिंग कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पर। कैफेटेरिया में अंकल लिन सर्विंग कर रहे होते हैं। जैसे ही वो नोटिस करते हैं कि चुन्यू आई है तो वो उसे फुल प्लेट खाना देते हैं, जबकि यांग पवन को सर्व करते वक्त उनके हाथ कांपने लगते हैं। पवन को ये बात हजम नहीं होती, मगर बेचारा कुछ कहता ही नहीं। अब स्टार्ट होता है उनका वेलकम पार्टी। यहाँ चुन्यू और छिंग्यो दोनों होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ काओशुआन पर होता है। पवन फिर शाओचिन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले उसे लगता है कि वो एक बॉय है, फिर पता लगने के बाद हंसने लगता है और फिर अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है। बहुत से सवाल करता है, लेकिन शाओचिन उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। स्टेज परफॉर्मेंस देखकर शाओचिन को अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और शायद कभी प्रैक्टिस करने के दौरान ही उसके लेग्स इंजर्ड हुए थे। इसी वजह से वो अभी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसीलिए वो अंदर से हर्ट फील करती है और फौरन वहाँ से निकल जाती है। पवन को भी लगता है कि कुछ ऑफ है तो वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। शाओचिन इरिटेट होकर सोचती है कि ये लड़का उसके पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन पवन कह देता है कि उसका भी सेम रूट है, यानी कि वो भी इधर से ही अपने डॉर्म तक जाता है। पवन अपने पास वाली 3D ग्लासेस उसे देना चाहता है और बताता है कि ये ग्लासेस कितनी इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन नान शाओचिन रिफ्यूज कर देती है। पवन उससे उसका व्हीचेयर भी मांगता है, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही अकेली डॉर्म लौट आती है। यहाँ लगता है कि वो काफी इनसिक्योर और ब्रेक डाउन हो चुकी है अपनी लेग इंजरी की वजह से। तभी हर वक्त हर इंसान से जब भी बात करती है तो उसे ये लगता है कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या तो ये सोचती है कि वो किसी के काबिल नहीं और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को लोगों से डिस्टेंट रखती है। डॉर्म में उसकी नजर छिंग्यो के डेस्क पर रखे ग्लासेस पर पड़ती है। उसे पवन की वो बात याद आती है कि ये गेम कितनी एक्साइटिंग है और क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है और वो ग्लासेस उठा लेती है। अब दूसरी तरफ वो दोनों फंक्शन में काओशुआन को बाहर निकलते देख लेते हैं। यहाँ चुन्यू को अपनी स्पीड बढ़ाकर उसका पीछा करना पड़ता है, जिसकी वजह से छिंग्यो पीछे ही रह जाती है, लेकिन छिंग्यो तो किसी और वे में ही बात ले जाती है।
अब उसे लगने लगा है कि छुन्यो उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती और उससे अपना पीछा छुड़ा रही है। सैड होकर छेंग्यो डॉर्म वापस आते हुए रास्ते में एक कैट देख लेती है और रुककर उसे प्यार करने लगती है और उसे कैट फूड भी खिलाती है। ये चीज उसके सॉफ्ट और इनोसेंट साइड को दिखाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पीछे से कोई खामोशी से उसके करीब आ रहा है। ये कोई और नहीं, वही स्ट्रेंज आदमी डॉक्टर जिया था। वो डॉक्टर छेंग्यो को कहता है कि वो अपना आईडी कार्ड हॉस्पिटल में भूल गई थी, वो ही देने वो खुद स्कूल तक आ गया और साथ ही बताता है कि वो भी इसी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। अब बातों ही बातों में डॉक्टर जिया उसकी और छुन्यो की फ्रेंडशिप के बारे में क्वेश्चन कर देते हैं। छुन्यो का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो क्लियर नहीं होती, जैसे उसके दिल में ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन सब मिक्स हैं और वो बस खामोश रहती है। दूसरी तरफ छुन्यो पीछा करते करते काओशुआन के घर तक पहुंच चुकी होती है। वो गेट पर ही होती है कि पीछे से काओशुआन आ जाता है। असल में काओशुआन पहले ही जान चुका होता है कि उसका पीछा छुन्यो कर रही है और असल में वो ही छुन्यो को अपने पीछे लगाकर अपने घर तक ले आया था। वो छुन्यो को अपने घर में आने देता है और छुन्यो ओपनली अंदर जाकर हर चीज देखती है, लेकिन कुछ खास सस्पिशियस हाथ नहीं आता। काओशुआन उसे पानी ऑफर करता है, लेकिन छुन्यो को फील होता है कि शायद पानी में कुछ हो सकता है। वो पीने से मना कर देती है। काओशुआन इस बात से उल्टा इम्प्रेस होता है, उसे लगता है कि छुन्यो वाकई बहुत स्मार्ट है। यहाँ छुन्यो को भी पता चल जाता है कि काओशुआन सब जान गया था और वो जानबूझकर उसे अपने पीछे लगाकर अपने घर तक ले आया, क्योंकि काओशुआन को भी उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करनी थी। अब छुन्यो यहाँ सब सवाल खुलकर करना शुरू करती है। सबसे पहले पूछती है कि तुम बिल्डिंग 19 को मेजर क्यों कर रहे थे? तो काओशुआन काफी रिजनेबल जवाब देता है कि ड्रीम में वो जिस बिल्डिंग में 2 बार गए थे वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 19 जैसी थी, लेकिन दोनों के मेजरमेंट्स काफी अलग हैं। और रही बात अंदर के इंटीरियर वगैरह की, तो वो भी बिल्कुल अलग हैं और एक ही रात में पूरी बिल्डिंग का इंटीरियर चेंज करना पॉसिबल नहीं। तो शायद जहां हम जाते हैं शायद वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 19 नहीं। फिर आता है छुन्यो का दूसरा सवाल कि तुम तो उस एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए थे, तो फिर उस जगह पर कैसे पहुंचे? जिसका जवाब काओशुआन देता है कि वो सोता है और उस ड्रीम जैसी जगह में पहुंच जाता है और उससे ज्यादा उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। इधर छियांग हॉस्पिटल आयोंग से मिलने आता है, क्योंकि वो खुद डिस्चार्ज हो चुका है। वो आयोंग से बात करता रहता है कि शायद वो जाग जाए और इस पूरा टाइम हमें ये पता चलता है कि छियांग स्टिल अपने डिनायल में रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो मानना ही नहीं चाहता कि हेयर और आयोंग बहुत बड़े खतरे में हैं। वो हेयर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन तो खुद छियांग के पास था, जो कि उसे पिछले दिनों में हेयर के बेड के नीचे से मिला था। और फिर से वो अपने आप को तसल्ली देते हुए कह देता है कि उसे वैसे भी न्यू मोबाइल की जरूरत थी, शायद इसीलिए ये मोबाइल वो यहाँ फेंक कर चला गया है। मतलब कुछ भी। अब उसे एक कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इसी बीच डॉक्टर आयोंग को चेक करने रूम में आते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि छियांग वॉशरूम में है। अब वो उन डॉक्टर्स की बात सुन लेता है। एक डॉक्टर कहता है कि आयोंग को अल्कोहल पॉइजनिंग नहीं है, क्योंकि ब्लड में अल्कोहल लेवल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो डॉक्टर चाहता है कि उसके कुछ और टेस्ट और एग्जामिन किए जाएं, लेकिन फौरन सीनियर ज्यादा ऑथोरिटेटिव डॉक्टर, जिसको क्लियरली दिखाया नहीं जा रहा, वो उसे रोक देता है, एग्जामिन नहीं करने देता और उसके जाने के बाद फोन पर अपने बॉस से कहता है कि आयोंग स्टिल गेम की वजह से कोमा में है और हॉस्पिटल में शक बढ़ता जा रहा है, क्या उसकी लोकेशन चेंज कर दें? जो कि बहुत अजीब था। अंदर बैठा छियांग सब सुनकर और ट्रॉमेटाइज हो चुका होता है कि ये सब क्या चल रहा है, गेम, कोमा वगैरह। बस यहाँ छियांग के दिमाग में बल्ब जल जाता है। अब उसे लगने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो वाकई किसी गेम का हिस्सा हो सकता है। उधर छुन्यो अब काओशुआन के रूम में सस्पिशियस चीजें ढूंढ रही होती है। रूम का ओवरऑल लुक किसी हैकर डिटेक्टिव जैसा लगता है और सीन एक चीज पर फोकस करता है, वो ही 3D VR ग्लासेस, जिससे हिंट मिलता है कि कुछ कनेक्शन जरूर है इस डिवाइस के साथ। छेंग्यो उसे बार बार मैसेज भेज रही होती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। छेंग्यो के अंदर इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद छुन्यो उसको पसंद ही नहीं करती, या फिर अब उसकी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। काओशुआन छुन्यो को एक कपड़े का पीस दिखाता है जो उसे आज ही बिल्डिंग 19 में मिला था।
जिससे फौरन चुनियो के दिमाग में वो स्ट्रेंज आदमी छेन आता है, क्योंकि जो कपड़ा काओशुआन को वहाँ से मिला था वो उसी जैकेट का लग रहा था जो छेन ने पहनी थी। अब दोनों के फोन एक साथ रिंग करते हैं, एक अजीब सी स्क्रीन पॉपअप होती है, बोला जाता है कि वेलकम टू 19 फ्लोर गेम और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। काओशुआन अब ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि ये ड्रीम वाली दुनिया शायद असल में एक गेम सिस्टम है। और फिर चुनियो की आंख खुलती है, उसे लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है कि आज उनका टास्क है विलेज की बैड स्पिरिट्स को एलिमिनेट करना। वो लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और गेट खुलता है, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन अलग है। इस बार वो लोग बिल्डिंग 19 के बजाय एक वीरान गांव जैसी जगह में पहुंचते हैं। चुनियो जैसे ही बाहर निकलती है उसे फौरन काओशुआन दिख जाता है। काओशुआन उससे उस कपड़े के बारे में पूछता है तो वो छेन के साथ हुए उसके सब इनकाउंटर के बारे में बताती है कि कब कब वो उसे दिखा और कैसे उसे शैडो पपेट ने उस रात मार दिया था, और बताती है कि उसी आदमी ने इस क्लोथ की जैकेट पहनी हुई थी, जिससे काओशुआन को लगता है कि वो भी एक प्लेयर है, तो शायद उसके पास कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। अब यहाँ छिंगयो भी आ चुकी होती है। इतने में एक बेल बजती है। वो लोग अब जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और साथ ही इन सब इंसिडेंट का कोई लॉजिकल हिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। चुनियो के हिसाब से वो लोग उनके मोबाइल पर पॉपअप मैसेज के बाद ही इधर आ गए थे, मतलब मोबाइल का कनेक्शन है। काओशुआन भी एग्री करता है और कहता है कि शायद कोई मैसेज के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी भेज रहा हो, जिससे उनका दिमाग इस गेम से कनेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं जब तक उनके ब्रेन में कोई चिप ना हो जो फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करे और ब्रेन तक सिग्नल भेजे। यानी उनके हिसाब से उनके ब्रेन्स में कोई चिप है। उनकी ये डिस्कशन छिंगयो सुन रही होती है और उसके फेस पर जेलसी साफ दिख रही होती है। खैर वो लोग ये सोचने लगते हैं कि चिप इन सब लोगों के ब्रेन में कैसे जा सकती है, और तभी काओशुआन और चुनियो दोनों को एक साथ वो वर्चुअल हेडसेट याद आता है। उन सब लोगों ने ही यूनिवर्सिटी के बाहर एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में वो ही हेडसेट ट्राई किए थे। चुनियो को याद आता है कि कैफेटेरिया में पवन के पास भी सेम न्यू हेडसेट थे और उसे अब इस बात को कंफर्म करने का मेथड पता चल जाता है। अगर पवन इस बार यहाँ आया तो पक्का हेडसेट ही चिप इंसर्ट के लिए यूज हुआ है। छिंगयो उससे पूछती है कि वो पूरा टाइम कहाँ थी, डॉर्म में क्यों नहीं थी, और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो काओशुआन के घर थी, उसकी जेलसी लेवल और बढ़ जाती है। फिर अंकल लिन भी आ जाते हैं, छियांग भी गेम में आ जाता है, लेकिन वो आयोंग के बारे में अपने सच्चे फियर्स सबको अभी तक नहीं बताता। जब लोग पूछते हैं वो बस इतना कहता है कि आयोंग ठीक है और डॉक्टर की स्ट्रेंज बातों का भी नहीं बताता। फिर फाइनली एंट्री होती है पवन की, मतलब हेडसेट कंफर्म्ड इंक्लूड है इस गेम में। यहाँ उसका स्टाइल हमेशा की तरह अलग होता है। वो सीधा कॉमिक अपीयरेंस में आता है, स्ट्रो, रेनकोट, हैट, हाथ में स्टिक, जैसे सच में किसी विलेज एडवेंचर गेम में खेलने आया हो। और उसे तो ये सब सिर्फ एक वर्चुअल गेम का हिस्सा लग रहा था। ये पता ही नहीं था कि सच में वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका है। और उसे ये भी लगता है कि चुनियो, काओशुआन और बाकी सब भी सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं और वो हर चीज को काफी लाइटली ले रहा होता है। अब वो लोग एक अजीब और बड़े सी ओल्ड मेंशन जैसी जगह में आ जाते हैं। पवन हर चीज को टच करने, देखने, परखने की कोशिश करता है। काओशुआन फौरन उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ हर जगह हिडन मैकेनिज्म और सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ भी रैंडमली टच मत करो और हमारे साथ रहो। और अब सब लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं। तब छिंगयो सबसे पहले एक कपड़ा हटाकर देखती है और उसे वहाँ 7 हैंड प्रिंट्स बने हुए दिखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ भी सिर्फ 6 लोग खड़े हैं। चुनियो को फौरन लगता है कि ये मिसमैच डेंजरस है। वो अपना हाथ रख कर टेस्ट करने वाली ही होती है। काओशुआन पहले रोकता है, फिर कुछ सोचकर उसे करने देता है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने हाथ उस प्रिंट पर रखते हैं। छियांग जल्दी से हाथ रख कर हटा देता है, जैसे वो हर चीज मिनिमम रिस्क के साथ करना चाहता हो। और जैसे ही ये एक्शन कंप्लीट होता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और कैंडल्स जल जाती हैं। फिर ब्लैक स्मोक से एक टेरिफाइंग फिगर सामने आता है, एक लेडी जो शैतानी हंसी के साथ अनाउंस करती है कि सबको एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती के जलने के टाइम के अंदर अंदर ये लेवल पास करना होगा, वरना जान का खतरा है। करना उन्हें ये है कि अपने ग्रुप में से एक इंसान को कॉफिन में डालना होगा, और ये कहकर वो चलती बनती है। सबको रिएक्ट करने का प्रॉपर चांस भी नहीं मिलता कि ऊपर से एक कॉफिन नीचे उतरता है। अब सबका स्ट्रेस डबल हो जाता है। कॉफिन खुद एक सिंबल है डर का, मौत का और कुर्बानी का,
चियांग फौरन प्रैक्टिकल बट क्रूल मोड में आ जाता है। वो फौरन कहता है कि इंसेंस बहुत तेज जल रही है, जल्दी डिसाइड करो और नेचुरली सबसे कमजोर इंसान को कॉफिन में जाना चाहिए। वो कहता है कि बचपन से वो एक किलर रहा है, भले ही ऐसा लगता ना हो लेकिन वो बहुत खतरनाक है और अपनी जिंदगी में फाइटिंग करता रहा है, इसलिए उसे कॉफिन में डालना बेवकूफी होगी। ये सुनकर छिंग्यो, जो पहले ही अंधेरे से डरती है, अंदर तक हिल जाती है। वो छुन्यू से ऑलमोस्ट भीख की तरह कहना चाहती है कि प्लीज उसे अंदर मत भेजना। यहाँ छियांग को लगने लगता है कि वो सब उसे ही अंदर जाने के लिए वोट देंगे, क्योंकि सभी एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। एक पल के लिए सब लोग पीछे हटने लगते हैं। अब सब पैनिक में होते हैं। तभी इंसेंस स्टिक खत्म होने वाली होती है। जब छिंग्यो देखती है कि सबकी नजर उस पर है, वो और घबरा जाती है। बार बार छुन्यू को देखती है जैसे उसके डिसीजन पर अपनी जान रखती हो। जब वो छुन्यू का यूजुअल एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखती है और ये देखती है कि छुन्यू कुछ नहीं कह रही, तो उसे लगता है कि शायद उसे वाकई अकेला ही अंदर जाना पड़ेगा। वो कॉफिन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसेंस स्टिक पूरी खत्म हो जाती है और अब एक एविल स्पिरिट छिंग्यो की तरफ बढ़ रही होती है। उसको बचाने के लिए छुन्यू उसे दूसरी तरफ पुश करती है, लेकिन सामने ही कॉफिन था। छिंग्यो उसके अंदर चली जाती है और कॉफिन बंद हो जाता है। ये सीन छिंग्यो के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। अंदर अंधेरा, तंग जगह और हर तरफ खून के निशान। उसके दिमाग में फौरन इमेजिनेशन आता है कि किसी को जिंदा अंदर बंद करके घुट घुट कर मरने दिया गया था। वो पैनिक में चली जाती है। उसे बाहर की कोई आवाज या सिग्नल मिलना सब बंद हो जाते हैं और यहाँ उसे एक आवाज आ रही होती है जो बार बार उसे उसके फ्रेंड्स के खिलाफ कर रही होती है, स्पेशली छुन्यू के। उसे कहा जाता है कि उसके अपने लोगों ने उसे कुर्बानी के लिए छोड़ दिया। सब लोग बुरे होते हैं और उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक आने लगते हैं। जब वो बुली हुआ करती थी, उसी वक्त बाहर सब लोग उस एविल स्पिरिट से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सब पर भारी होती है और किसी तरह नहीं मरती, लेकिन आखिरकार छुन्यू को बचाने के लिए अंकल लिन उसके हेड पर अटैक करते हैं और फाइनली वो मारी जाती है। तभी कॉफिन के अंदर से 2 और स्पिरिट निकल आते हैं। सब और ज्यादा डर जाते हैं। छुन्यू खुद भी एक पॉइंट पर गर्दन से पकड़ी जाती है और इसी बीच एक मिस्टीरियस मास्क्ड पर्सन की एंट्री होती है। वो बड़ी ही जल्दी सब स्पिरिट्स के गले अपनी स्वॉर्ड से उड़ा देती है। पवन उसे देखकर फौरन फील करता है कि ये चेहरा या बॉडी लैंग्वेज कुछ फीमेलियर सी है, ऑलमोस्ट एक फीमेल नाइट एरेंट जैसी। काफी इम्प्रेस हो जाता है और फौरन अपनी आदत के मुताबिक उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ वो मास्क गर्ल अपना नाम थोड़ा सोचकर दो बताती है। उधर छिंग्यो बिल्कुल टूटने वाली होती है। उसे अब छुन्यू पर गुस्सा आने लगा था। वो चीख कर कहती है कि तुम्हें पता था मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है, फिर भी मुझे अंदर लॉक क्यों किया। उसी बात कॉफिन खुद खुल जाता है क्योंकि लेवल क्लियर हो चुका था। सब बैड स्पिरिट्स मर चुकी थी। छिंग्यो छुन्यू को कॉफिन के बाहर देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करती, जैसे वो पहले हमेशा छुन्यू के करीब रहती थी। इस बार वो उसकी तरफ शक वाली नजरों से देख रही होती है। अब गेम ओवर की अनाउंसमेंट के साथ ही वो लोग रियल वर्ल्ड में जागते हैं। काओ शुआन जागता है और देखता है कि छुन्यू उसके बिल्कुल करीब है। वो उसे देखकर अडोर कर रहा होता है। इतने में छुन्यू की भी आंख खुल जाती है। काओ शुआन थोड़ा नर्वस होकर उसे फौरन माफी मांगता है और उसे पानी डाल के देता है, लेकिन दोनों भी सही से होश में भी नहीं आए थे कि उन्हें मैसेज मिलता है तियानजी टेक कंपनी की तरफ से, जहां उन प्लेयर्स को गेम में पूरे 20 आवर्स कंप्लीट करने पर कांग्रेचुलेट किया जाता है और ट्रायल साइनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया जाता है। काओ शुआन को फौरन डाउट होता है। उसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन छुन्यू का लॉजिक अलग है। वो कहती है अगर वो जाएंगे नहीं तो सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और ये सब चलता रहेगा, और काओ शुआन भी उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर छिंग्यो उठती है और छुन्यू को अपने बेड पर ना देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है। शाओछिन उसे कहती है कि छुन्यू को कॉल करो और पूछो कल रात वापस क्यों नहीं आए, लेकिन छिंग्यो मना कर देती है क्योंकि छुन्यू ने तो उसके प्रीवियस मैसेज का अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं दिया था। उसके दिल का हर्ट अभी फ्रेश है। वो कॉल करना चाहती भी है लेकिन नहीं कर पाती। पवन जब उठता है उसे वो मास्क्ड फीमेल नाइट वाली फिगर और उसका हल्का कॉमिक रोमांटिक साइड एक्टिवेट हो जाता है। चियांग टॉयलेट के पास उठता है। उसके पैर बिल्कुल सुन हो चुके होते हैं क्योंकि वो स्क्वाटिंग पोजीशन में था। फिर वो आयोंग के पास जाता है, उससे बात करता है, धमकी देता है, इमोशनल टोन यूज करता है, सब कुछ, लेकिन आयोंग से कोई जवाब नहीं मिलता। इसी वक्त उसे भी वही सेम मैसेज मिलता है किसी इवेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। उसे पता चल जाता है कि वहां जाके उसे क्या करना है, मतलब उसे आयोंग के मेडिकल बिल्स का पैसा वसूल करना है।
और दूसरी तरफ जब छिंगयो डॉक्टर जिया को ढूंढने जाती है तो वो चुन्यो और काओ शुआन को साथ देख लेती है। बस उस पल उसके अंदर की लोनलीनेस और गहरी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वो साइड लाइन हो गई है, जैसे चुन्यो के करीब रहने की जो जगह उसके पास ही वो अब काओ शुआन ले रहा है। डॉक्टर जिया वहाँ आते हैं तो वो उनके साथ बाहर आ जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। चुन्यो और काओ शुआन दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों नेचुरली ज्यादा एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हैं। और उसी लाइन का छिंगयो पर गहरा असर होता है। उसे लगता है कि अगर चुन्यो की नजर में रहना है तो उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और बस यहीं से छिंगयो के कैरेक्टर के अंदर एक नया डेंजरस मोड शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहती, अब वो चुन्यो की नजर में वर्थी बनना चाहती है। और इसी पॉइंट पर ये पार्ट एंड होता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने रिव्यूज जरूर कमेंट्स में लीव करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगी इसके न्यू पार्ट में। टिल देन गुड